वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग हुमायूं के बारे में कुछ परिचय देखे। हुमायूं को शुरुआत किया था जो बाबर का पुत्र था और मुगल वंश का द्वितीय शासक हुमायूं के बारे में हमने परिचय देखा। उसके बाद इसके कुछ कमियों को देखा और इसके खिलाफ जो खलीफाओं का षड्यंत्र था उसके बारे में देखा और इसके शासन को कांटों भरा ताज कहा गया, इस चीज के बारे में भी हमने देख लिया। आज हम लोग हुमायूं के कुछ अभियानों की चर्चा करेंगे जब भारत पर शेर शाह सूरी नामक अफगानियों का शासन नहीं हुआ था, उससे पहले का। क्योंकि हमने बताया यह जो 30 दिसंबर 1530 से 1540 था, यह हुमायूं का जो शासनकाल था अफगान शासक से पहले का शासन था और बीच में 15 साल शेर शाह नामक अफगानियों का शासनकाल चलता है। और उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में इसके 1 बरस के आक्रमण को देखेंगे, यानी कि अफगानियों के साम्राज्य के बाद, जो कि 23 जुलाई 1555 ईस्वी से लेकर 27 जनवरी 1556 ईस्वी तक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हुमायूं के अभियान एवं आक्रमण के बारे में। सबसे पहले 1520 ईस्वी में 19 बरस की उम्र में हुमायूं बदख्शा की सूबेदारी प्राप्त करता है। तो याद रखेंगे 1520 ईस्वी में बाबर अपने सैन्य काल में ही, अपने शासन काल में ही हुमायूं को बदख्शा की सूबेदारी दे देता है। तो याद रखेंगे उस वक्त कितने बरस का था हुमायूं? 19 बरस का। तो 19 बरस की उम्र में 1520 ईस्वी में बाबर ने हुमायूं को बदख्शा की सूबेदारी दी थी। तो 19 बरस की उम्र में 1520 ईस्वी में हुमायूं बदख्शा का सूबेदार बना, याद रखेंगे। हुमायूं का जो प्रथम आक्रमण होता है वह 1531 ईस्वी में होता है। 1531 ईस्वी में प्रथम आक्रमण होता है। कहां पे? कालिंजर, जो कि गुजरात में पड़ता है, वहां के शासक रुद्र प्रताप देव के साथ। इसमें रुद्र प्रताप देव पराजित हो जाता है और इस युद्ध का जो कारण होता है वह बहादुर शाह को रोकना। तो 1531 ईस्वी में हुमायूं का प्रथम आक्रमण होता है कालिंदर, जो गुजरात में पड़ता है। तो कालिंदर के शासक रुद्र प्रताप देव के विरुद्ध। इस युद्ध में रुद्र प्रताप देव पराजित हो जाता है और इस युद्ध का कारण होता है जो अफगानी था बहादुर शाह, गुजरात का शासक था, अफगानी शासक, उसके युद्ध को रोकना, जो कि रुद्र प्रताप देव उसे बढ़ावा दे रहा था। तो रुद्र प्रताप देव के संरक्षण में एक अफगानी शासक था गुजरात का, जिसका नाम था बहादुर शाह। तो उसके अभियान को रोकने के लिए हुमायूं ने 1531 ईस्वी में कालिंजर, यानी कि जो गुजरात में पड़ता है, वहां के शासक रुद्र प्रताप देव पर प्रथम आक्रमण करता है और इसमें रुद्र प्रताप देव पराजित हो जाता है, याद रखेंगे। तो 1531 ईस्वी में हुमायूं का प्रथम आक्रमण होता है जिसका नाम था कालिंजर, कालिंजर जो गुजरात में पड़ता है, वहां के शासक रुद्र प्रताप देव के विरुद्ध। इसमें रुद्र प्रताप देव पराजित होता है और इस युद्ध का कारण बहादुर शाह को रोकना था। अगस्त 1532 ईस्वी, तो अगस्त 1532 ईस्वी में हुमायूं का दूसरा आक्रमण होता है, जिसे दौरा या दोहरिया का युद्ध भी कहा जाता है, याद रखेंगे। तो अगस्त 1532 ईस्वी में हुमायूं का दौरा या दोहरिया या दौरा का युद्ध होता है, जो कहां पे पड़ता है? तो जौनपुर में पड़ता है, याद रखेंगे। तो अगस्त 1532 ईस्वी में हुमायूं का दोहरिया का युद्ध होता है, किसके साथ? अफगानी शासक महमूद लोदी के विरुद्ध। तो
महमूद लोदी जो था वह इब्राहिम लोदी का भाई था। और इस युद्ध में गुजरात के शासक रुद्र प्रताप देव से धन लेकर हुमायूं द्वारा पराजय। तो याद रखेंगे, साथ ही शेर खां शेर शाह सूरी से भी पहली बार पराजित होता है, याद रखा। देखिए, तो कहने का मतलब है कि अगस्त 1532 ईस्वी में हुमायूं का दौरा या जिसे दौरा या दौहरिया भी कहा जाता है, जो जौनपुर के इलाके में पड़ता है, तो अगस्त 1532 ईस्वी में दौहरिया या जौनपुर के शासक महमूद लोदी का युद्ध होता है। किसके साथ? तो हुमायूं के साथ। इस युद्ध में हुमायूं जीत जाता है और इस युद्ध में जीतने के लिए हुमायूं गुजरात के शासक रुद्र प्रताप देव से धन लेकर युद्ध करने जाता है। साथ ही साथ इस युद्ध में पहली बार शेर खां भी पराजित होता है, वह महमूद लोदी का साथ देता है। तो याद रखेंगे, तो अगस्त 1532 ईस्वी में हुमायूं का दूसरा अभियान होता है दौरा या दौहरिया के युद्ध में। इसमें दौहरिया जो जौनपुर में पड़ता है, वहां के अफगानी शासक महमूद लोदी का गुजरात के शासक रुद्र प्रताप देव से धन लेकर हुमायूं द्वारा पराजय होता है। साथ ही साथ इस युद्ध में शेर खां, जो बाद में शेर शाह सूरी बनता है, भी पहली बार पराजित होता है, याद रखेंगे। तो आता है परीक्षा में कि हुमायूं द्वारा, तो कि जो शेर खां था पहली बार कब पराजित हुआ? तो दौहरिया के युद्ध में। कब? अगस्त 1532 ईस्वी में। किसकी सहायता करता है? तो दौहरिया जो जौनपुर में पड़ता है, वहां के शासक महमूद लोदी की सहायता करते हुए। और इस युद्ध में किससे धन प्राप्त करता है हुमायूं? तो गुजरात के शासक रुद्र प्रताप देव से धन लेकर इस युद्ध को लड़ने के लिए जाता है दौहरिया के युद्ध में। 1532 ईस्वी में ही जैसे ही दौहरिया का युद्ध होता है, इस युद्ध में शेर खां पराजित होता है, तो वह भागकर अपना जो दुर्ग था चुनार, वहां पे चला जाता है और फिर पीछा करता है हुमायूं। तो 1532 ईस्वी में ही शेर खां के चुनार, जो कि मिर्जापुर के इलाके में पड़ता है उत्तर प्रदेश में, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का इलाका तथा पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार का प्रथम घेरा डाला। याद रखेंगे कि 1532 ईस्वी में ही जब शेर खां पराजित होता है हुमायूं से, तो वह चुनार अपने दुर्ग में चला जाता है, जो मिर्जापुर में पड़ता है। और इस चुनार को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, जो उत्तर प्रदेश के इलाके में पड़ता है मिर्जापुर में। तो 1532 ईस्वी में शेर खां के चुनार, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का इलाका तथा पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार, वहां पे पहली बार हुमायूं घेरा डाल लेता है, चारों तरफ से उसे घेर लेता है। लेकिन 4 माह बाद समझौता होता है, जिसमें शेर खां का पुत्र कुतुब खां और सैनिकों की टुकड़ी किसे मिलती है? हुमायूं को मिलती है। बदले में चुनार शेर खां को मिलता है और इसमें जल एवं थल मार्ग पर हुमायूं का नियंत्रण हो जाता है और हुमायूं आगरा वापस चला जाता है, याद रखेंगे। तो 1532 ईस्वी में शेर खां के चुनार, जो कि मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का एक इलाका होता है और वह भारत का पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है, उस किले में, चुनार के किले में हुमायूं ने पहली बार घेरा डाला। लेकिन 4 माह जब शेर खां परेशान हो गया, अनाज के लिए वह तबाह हो गया, तो 4 महीनों के बाद वह हुमायूं से समझौता करता है और इस समझौते में शेर खां का पुत्र कुतुब खां और सैनिकों की कुछ टुकड़ियां किसे मिलती है? हुमायूं को मिल जाती है। और इसके बदले में हुमायूं मिर्जापुर यानी कि चुनार का जो किला था, वह किसे सौंप देता है?
तो शेर खां को दे देता है। और इस युद्ध के बाद जो जल एवं थल मार्ग था उस पर हुमायूं का नियंत्रण हो जाता है और इस युद्ध को जीतने के बाद हुमायूं आगरा वापस चला जाता है। तो याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है कि 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार का घेरा डाला, जो कि मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का एक इलाका है और इसे पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। और परेशान होकर शेर खां 4 महीनों के बाद हुमायूं से समझौता करता है। इस समझौते में शेर खां का एक पुत्र जिसका नाम था कुतुब खां, वह किसके संरक्षण में चला जाता है? हुमायूं के अधीन। और साथ ही साथ सैनिकों की कुछ टुकड़ी वह हुमायूं को दे देता है शेर खां, और इसके बदले शेर खां को यह चुनार का इलाका मिल जाता है। और इस युद्ध के बाद जल एवं थल मार्ग पर किसका नियंत्रण हो जाता है? तो हुमायूं का। और इस युद्ध को जीतने के बाद चला जाता है हुमायूं कहां पे वापस? तो आगरा वापस चला जाता है। 1533 ईस्वी में 1533 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह से चित्तौड़ के अल्पायु राजपूत शासक विक्रमजीत सिंह की रक्षा करता है हुमायूं। याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है कि 1533 ईस्वी में गुजरात का जो अफगानी शासक था बहादुर शाह, वह चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। और उस समय चित्तौड़ पर अल्प आयु शासक जिसका नाम था विक्रमजीत सिंह, वह शासक बन बैठता है। और उसकी संरक्षण कौन करती है? तो उसकी माता रानी कर्णामती। तो रानी कर्णामती उसकी संरक्षण करती है, जो कि राणा सांगा की विधवा पत्नी थी। याद रखेंगे। तो गुजरात के शासक बहादुर शाह से चित्तौड़ के अल्पायु राजपूत शासक विक्रमजीत सिंह की रक्षा करता है हुमायूं। कैसे रक्षा करता है? कहा जाता है कि राणा संग्राम सिंह, राणा सांगा का एक और नाम था राणा संग्राम सिंह, जो कि मेवाड़ यानी कि चित्तौड़ का शासक था। राणा संग्राम सिंह या राणा सांगा की विधवा पत्नी रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर अपना भाई बनाया और हुमायूं ने रानी कर्णावती के संरक्षण में अल्पायु चित्तौड़ शासक विक्रमजीत सिंह की रक्षा की। याद रखेंगे। और इसके बाद चित्तौड़, जिसे किवंदती भी कहा जाता था, उसका राज्यभार हुमायूं ने किसे सौंप दिया? तो अपने भाई अस्करी को सौंप दिया। तो याद रखेंगे कि 1533 ईस्वी में गुजरात के शासक जो अफगानी था जिसका नाम था बहादुर शाह, उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उस समय चित्तौड़ पर राणा सांगा का अल्पायु पुत्र जिसका नाम था विक्रमजीत सिंह, वह शासक था। और वह किसके संरक्षण में था? तो अपनी माता रानी कर्णामती के संरक्षण में। तो जब आक्रमण करता है बहादुर शाह, तो रानी कर्णामती हुमायूं को एक राखी भेजती है और उसे अपना भाई बना लेती है। और जब हुमायूं को भाई बनाती है तो हुमायूं उसकी रक्षा करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और बहादुर शाह से चित्तौड़ और विक्रमजीत सिंह की रक्षा कर लेता है, ऐसा कहा जाता है। और जैसे ही विक्रमजीत सिंह की रक्षा करता है तो जो किवंदती था, जो चित्तौड़ का पुराना नाम था किवंदती, उससे वहां का राज्यभार किसे सौंप देता है? तो अपने भाई अस्करी को सौंप देता है। याद रखेंगे। 1535 से 1536 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह से फिर संघर्ष होता है। याद रखेंगे, बहादुर शाह जो अफगानी था इस युद्ध में पराजित होता है। हुमायूं का गुजरात एवं मालवा पर अधिकार हो जाता है। बहादुर शाह मांडू भागा, मांडू पर हुमायूं का कब्जा होता है और वहां से भी भागता है बहादुर शाह और चंपानेर में बहादुर शाह की समुद्र में डुबोकर हत्या हो जाती है। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। याद रखेंगे। तो याद रखेंगे
कि 1535 से 1536 ईस्वी के बीच जो गुजरात का शासक था बहादुर शाह, उससे फिर हुमायूं का संघर्ष होता है। इस युद्ध में जो बहादुर शाह था वह चूंकि अफगानी था, तो इससे हुमायूं को खींच भी थी। तो इस युद्ध में बहादुर शाह पराजित हो जाता है और पराजित होने के बाद यह भागकर कहां चला जाता है? मांडू। और मांडू में भी पीछा करता है हुमायूं। और हुमायूं जब मांडू में पीछा करता है बहादुर शाह का, तो वहां से भी भाग जाता है चंपानेर। चंपानेर में पुर्तगालियों का कब्जा था। तो जैसे ही चंपानेर, चूंकि चंपानेर समुद्र के किनारे था, तो चंपानेर पहुंचता है बहादुर शाह, तो वहां पर पुर्तगालियों ने बहादुर शाह को समुद्र में डुबोकर हत्या कर दी। तो इस प्रकार बहादुर शाह का काम तमाम हो गया। और इस संघर्ष के बाद हुमायूं का गुजरात एवं मालवा पर कब्जा हो गया, याद रखेंगे। तो गुजरात एवं मालवा पर कब्जा कब हुआ हुमायूं का? तो 1535 से 1536 ईस्वी में, जब गुजरात के शासक बहादुर शाह के साथ हुमायूं का संघर्ष होता है। इसमें हुमायूं की जीत होती है। और बहादुर शाह भागकर मांडू चला जाता है। हुमायूं पीछा करता है और मांडू से भी भागकर चला जाता है बहादुर शाह चंपानेर, और वहां पर पुर्तगालियों का शासन होता है। और पुर्तगालियों ने चंपानेर में बहादुर शाह को समुद्र में डुबोकर उसकी हत्या कर दी। 1538 ईस्वी में शेर खां बंगाल पर आक्रमण करता है और बंगाल की राजधानी गौड़ पर जीत प्राप्त करता है। और गौड़ का नाम क्या रखता है? जन्नताबाद। तो इसी दरमियान जो शेर खां था वह अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाता है। और इस सैन्य शक्ति को बढ़ाने के बाद 1538 ईस्वी में शेर खां द्वारा बंगाल की राजधानी गौड़ पर जीत होती है। तो बंगाल की राजधानी गौड़ पर 1538 ईस्वी में शेर खां आक्रमण करता है और गौड़ को जीत लेता है। और साथ ही इस गौड़ का नाम बदलकर क्या रखता है? जन्नताबाद। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। जन्नताबाद इसलिए नाम रखा क्योंकि गौड़ को उसने जन्नत की उपाधि दी थी। जन्नत यानी स्वर्ग, काफी उन्नत था। तो 1538 ईस्वी में शेर खां ने बंगाल की राजधानी गौड़ पर आक्रमण किया और गौड़ को जीत लिया। और उस गौड़ का नाम बदलकर क्या रखा? जन्नताबाद। याद रखेंगे। 26 जून 1539 ईस्वी 26 जून 1539 ईस्वी को शेर खां के साथ हुमायूं की चौसा, जो कि बक्सर के समीप पड़ता है, उसका युद्ध होता है। और यह करमनासा नदी एवं गंगा नदी के तट पर युद्ध होता है। आपको याद होगा कि जो बक्सर है, चौसा, वह करमनासा नदी के तट पर है। एक तरफ करमनासा नदी जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार को अलग करता है, और एक तरफ जो कि उत्तर दिशा में बक्सर के तट पर कौन पड़ता है? गंगा नदी। जबकि पश्चिम तट पर, बक्सर के पश्चिम तट पर यानी कि चौसा के किनारे करमनासा नदी पड़ता है, जो बिहार को उत्तर प्रदेश से अलग करता है। तो उसी क्षेत्र में 26 जून 1539 ईस्वी को शेर खां के साथ चौसा यानी कि बक्सर का युद्ध होता है। और यह जो युद्ध होता है करमनासा नदी एवं गंगा नदी के तट पर होता है। हुमायूं की पराजय, इस युद्ध में हुमायूं हार जाता है तथा मुगल सेना को भारी क्षति हो जाती है। हुमायूं की जान गंगा नदी के एक मलाह, जिसका नाम निजाम था, भिस्ती यानी कि नाव, भिस्ती से गंगा पार कर बचाई। इससे खुश होकर हुमायूं ने निजाम को एक दिन का सुल्तान बना दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा का युद्ध होता है हुमायूं का किसके साथ? शेर खां के साथ। और यह जो चौसा है बक्सर के समीप पड़ता है। और यह जो युद्ध होता है करमनासा एवं गंगा नदी के तट पर होता है। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हो जाती है और हुमायूं भाग जाता है। और
भागते भागते गंगा नदी के तट पर पहुंचता है और गंगा नदी को पार कर जाता है। और गंगा नदी को पार करने में उसकी सहायता कौन करता है? तो एक भिस्ती मलाह जो कि नाव चलाता है, तो मलाह एक भिस्ती से उसे गंगा नदी को पार करके उसकी जान बचाता है। इसके बाद इससे खुश होकर हुमायूं ने उस मलाह को एक दिन का सुल्तान घोषित कर दिया। उस मलाह का नाम था निजाम। यही जो सुल्तान बनाना था निजाम को, हुमायूं की सबसे बड़ी भूल थी। निजाम को एक दिन का सुल्तान बनाना हुमायूं के जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। निजाम द्वारा चमड़े का सिक्का चलाया गया। इस कारण निजाम को इतिहास में पागल राजा कहा गया। निजाम को एक दिन का सुल्तान बनाना हुमायूं की सबसे बड़ी भूल थी। युद्ध में जीत के बाद शेर खां ने अपना नाम शेर खां की उपाधि से संबोधित किया तथा अपना खुतबा पढ़वाया। अपने नाम का क्या किया? खुतबा पढ़वाया। तो याद रखेंगे कि 26 जून 1539 ईस्वी को हुमायूं का चौसा, जो बक्सर के समीप पड़ता है, चौसा का युद्ध होता है। यह चौसा करमनासा नदी एवं गंगा नदी के तट पर अवस्थित था, तो वहीं पे चौसा का युद्ध होता है। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हो जाती है और हुमायूं की जान गंगा नदी के एक मलाह जिसका नाम था निजाम, वह हुमायूं को अपने भिस्ती से गंगा नदी पार करा के उसकी जान बचाता है। और इससे खुश होकर हुमायूं उस निजाम को एक दिन का सुल्तान बनाता है और इसी एक दिन के सुल्तान बनने के दौरान उस निजाम ने चमड़े का सिक्का चलाया। इसी कारण इसे पागल राजा कहा गया इतिहास में। तो इतिहास में पागल राजा किसे कहा गया? तो निजाम को, जिसे हुमायूं ने एक दिन का सुल्तान बनाया था। और यही एक दिन का सुल्तान बनाना हुमायूं के जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। और इस युद्ध में जीत के बाद शेर खां ने अपना नाम क्या रख दिया? तो शेर शाह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद शेर शाह ने अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया। खुतबा यानी कि अपने नाम के सम्मान में अपना एक जीवनी पढ़वाया। याद रखेंगे 17 मई 1540 ईस्वी को एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है, निर्णायक युद्ध। इसके बाद जो मुगल वंश था वह समाप्त हो जाता है कुछ समय के लिए और अफगानी वंश पुनः स्थापित हो जाता है। तो 17 मई 1540 ईस्वी को कन्नौज, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, यह युद्ध होता है हुमायूं और शेर खां के साथ। कहां पे? तो गंगा नदी के तट पर। तो गंगा नदी के तट पर हुमायूं का शेर खां के साथ कन्नौज, जिसे बिलग्राम भी कहते हैं, कन्नौज यानी बिलग्राम का युद्ध होता है। इस युद्ध में हुमायूं की अपने भाई हिंदाल तथा अस्करी सहित शेर शाह द्वारा पराजय होती है। तो इस युद्ध में हुमायूं की सहायता कौन करता है? तो उसके दो भाई हिंदाल और अस्करी। तो 17 मई 1540 ईस्वी को कन्नौज यानी कि बिलग्राम का युद्ध होता है। किसके साथ? हुमायूं का शेर खां के साथ, शेर शाह सूरी के साथ। इस युद्ध में हुमायूं की अपने भाई के साथ पराजय होती है। और कौन कौन से भाई सहायता करते हैं? तो अस्करी और हिंदाल। आगरा तथा दिल्ली पर सरलता से पुनः अफगानों का कब्जा। भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना। याद रखेंगे द्वितीय अफगान साम्राज्य, पहली अफगान साम्राज्य जो लोदी वंश थी और दूसरी अफगान साम्राज्य जो सूरी वंश यानी कि शेरशाह सूरी। अफगानों यानी कि शेर शाह का 15 वर्षों तक शासन स्थापित हो जाता है। इन 15 वर्षों में हुमायूं निर्वासित जीवन घूमकर भटक कर बिताया। याद रखेंगे, यानी कि घुमंतु जीवन बिताया। तो 17 मई 1540 ईस्वी को हुमायूं का शेर खां के साथ कन्नौज, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ गंगा नदी के तट पर। इस युद्ध में हुमायूं की सहायता उसके भाई अस्करी और हिंदाल ने की थी। तो हुमायूं की अस्करी और हिंदाल के सहित तीनों की पराजय होती है। किसके द्वारा? शेर खां के द्वारा। और इस युद्ध के बाद
पुनः भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना होती है। एक बार फिर से अफगानी साम्राज्य की दिल्ली एवं आगरा में स्थापना हो जाती है और 15 वर्षों तक अफगान साम्राज्य होता है। यानी कि 15 वर्षों तक, कब 1540 ईस्वी से 1555 ईस्वी तक पुनः एक बार फिर अफगान साम्राज्य का स्थापना होता है भारत में। और इन 15 वर्षों में हुमायूं निर्वासित जीवन व्यतीत करता है, यानी कि भेष बदलकर इधर उधर घूमकर और भटक कर अपना जीवन यापन करता है। तो निर्वासित जीवन कैसा था हुमायूं का, थोड़ा सा हम लोग इसे देख लें। यह तो था अभियान, कब निर्वासित जीवन से पहले। लेकिन जब 1540 से 1555 ईस्वी तक जब निर्वासित जीवन घूमता है और भारत में अफगान साम्राज्य स्थापित होता है, तब का जीवन कैसा था हुमायूं का, उसे हम लोग देख लें। तो निर्वासित जीवन के बारे में देखते हैं। कन्नौज से पराजित होकर आगरा, दिल्ली, सिंध में भेष बदलकर घूमता रहा और अंततः बैरम खां की सलाह पर ईरान के शाह तरमास्त्र के दरबार में शरण ली तथा शिया धर्म को अपनाया तथा शाह तस्मात्र को कंधार देने का वादा किया इस सहायता के बदले में। तो जब निर्वासित जीवन बिता रहा था तो कहां कहां घूम घूम कर जीवन बिताया। तो सबसे पहले कन्नौज से जब वह हारता है तो आगरा, दिल्ली, उसके बाद सिंध में भेष बदलकर घूमता रहा और अंत में बैरम खां, जो कि अकबर का संरक्षक था, तो बैरम खां की सलाह पर ईरान के शाह तरमास्त्र के दरबार में शरण लेता है अंत में, और वहीं पर शिया धर्म को अपनाता है। और इस सहायता के बदले में हुमायूं शाह तरमास्त्र को कंधार देने का वादा करता है। याद रखेंगे कि कन्नौज से पराजित होकर आगरा, दिल्ली, सिंध में भेष बदलकर घूमता रहा और अंततः बैरम खां की सलाह पर ईरान के शाह तरमास्त्र के दरबार में शरण ली तथा शिया धर्म को स्वीकारा तथा शाह तरमास्त्र को कंधार देने का वादा किया। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि ईरान के किस दरबार में शरण लिया, तो शाह तरमास्त्र में, और कौन सा जगह देने का वादा किया, तो कंधार को। हिंदाल के गुरु दोस्त बाबा उर्फ मीर अली अकबर बानी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से निकाह करता है, यानी कि शादी करता है उसी निर्वासित जीवन में। कब? 29 अगस्त 1541 ईस्वी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि निर्वासित जीवन के अंतर्गत ही, यानी कि जब वह भटक भटक कर घूम रहा था, उसी जीवन के अंतर्गत हिंदाल के, जो उसका भाई था हिंदाल, उसके गुरु का नाम था दोस्त बाबा उर्फ अली अकबर वानी। तो हिंदाल के गुरु दोस्त बाबा उर्फ अली अकबर वानी की पुत्री, जिसका नाम था हमीदा बानो बेगम, की से निकाह करता है, यानी कि शादी करता है। कब? 29 अगस्त 1541 ईस्वी को, निर्वासित जीवन व्यतीत करने के दौरान ही। अमरकोट के राजा बीरसाल के हिंद महल में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म होता है। याद रखेंगे। तो इसी हमीदा बानो के गर्भ से एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम था जलालुद्दीन अकबर। याद रखेंगे, यहीं पे अकबर का जन्म भी हो जाता है। तो अमरकोट के राजा ईरान में, ईरान के शाह तरमास्त्र, तो अमरकोट के राजा बीरसाल के हिंद महल में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो के गर्भ से अकबर का जन्म होता है, उसी निर्वासित जीवन के दौरान। और 1545 ईस्वी में उसी निर्वासित जीवन के दौरान काबुल और कंधार पर पुनः कब्जा कर लेता है। तो 1545 ईस्वी में काबुल एवं कंधार पर पुनः कब्जा होता है, किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा। तो ये तो था हुमायूं का प्रथम अभियान, जब अफगान
नहीं थे, अफगानों का शासन नहीं था उसके पहले। इसके बाद हम लोग देखेंगे अफगानों के शासन के बाद जो 1 वर्ष का शासन होता है हुमायूं का, तो उसमें इसका अभियान कौन कौन सा था और इसके बाद इसकी उपलब्धियां क्या थी और इसके बारे में इतिहासकारों का कथन क्या था, तो देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में। और इसे आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लें और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करते रहें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए